नमस्कार साथियों, मैं सवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप मात्र 3 से 6 महीने में नेट जेआरएफ की परीक्षा या एमफिल और पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में। मैंने 3 बार नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की है और जेआरएफ मैंने 99.9977 परसेंटाइल के साथ पास किया है। मैंने एमफिल एंट्रेंस टॉप किया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, और पीएचडी एंट्रेंस भी टॉप किया है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का, और मेरी 18th रैंक थी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज का डर हरियाणा, जो एचपीसी के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। और मैंने सीटेट, एचटेट, टीजीटी और पीजीटी भी क्वालिफाई किया है। और वर्तमान में मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड में कार्यरत हूँ। इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे किस प्रकार से ये मेरे सर्टिफिकेट है नेट के जेआरएफ का। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हम जानेंगे कि कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए ताकि हमें इतिहास विषय, जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाला मुख्य सब्जेक्ट होता है, उसको किस प्रकार से अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो ये हमने जो पुस्तकें हैं उनको सेक्शन वाइज बांटने का प्रयास हमने किया है। तो पहले हमने प्राचीन भारत की हम देखेंगे, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत की पुस्तकें देखेंगे, देन हम आधुनिक भारत, देन हम विश्व इतिहास और इतिहास लेखन, और सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और प्रश्न बैंक। क्योंकि यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि पिछले किसी भी एग्ज़ाम को पास और उसकी तैयारी करने से पहले हमें उसके पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखने चाहिए, क्योंकि उसी से हम अपना एक प्रकार से अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो हमें ये रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न उस परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ओवरऑल बूस्टर, और लास्ट में हम देखेंगे यूट्यूब सपोर्ट, किस प्रकार से हम अपनी पूरी तैयारी का मेक ओवर इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। तो साथियों, प्राचीन भारत, यदि हम नेट जेआरएफ के अंदर या एमफिल या पीएचडी एंट्रेंस की हम बात करें तो ज़्यादातर परीक्षाओं में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से तो यदि आप लगा के चलो लगभग मोटा मोटा 24-25 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारत से, इतने ही मध्यकालीन से, और इतने प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से। और कुछ क्वेश्चन इतिहास लेखन और विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं। तो इसके अनुसार ही मैं आपको जो मैंने एग्ज़ाम पास किए और सफलता पाई, ये पुस्तकें, क्योंकि यदि हम इन 2 पुस्तकों के अलावा बात करें तो काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं मार्केट में। और जैसे जिनमें मुख्यतः हम बात करें केसी श्रीवास्तव की, उपेंद्र सिंह की, काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े इतिहासकार हैं। हम उस लायक नहीं है कि हम उनकी पुस्तकों के ऊपर कमेंट करें, लेकिन साथियों हमें एक बात यह महत्वपूर्ण देनी है, क्योंकि हम जब नेट जेआरएफ या हम एमफिल पीएचडी करते हैं तो हमारा ये होता है कि हमने एमए मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, या हम लास्ट सेमेस्टर में होते हैं। एमफिल और जेआरएफ वाले में हम देखें तो हमने मास्टर डिग्री कर ली है, तो हमें जो हमारा कंसेप्ट है वहाँ से हमारा बन जाता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में पुस्तकें सजेस्ट करूँगा। अभी हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो मेरा अपना ये निजी अनुभव है कि जो प्राचीन भारत, जो सौरभ चौबे, और जो प्राचीन भारत है जो लिखी गई है पप्पू सिंह प्रजापति, मेरे अनुसार आपको ये इन दोनों बुकों में से एक पुस्तक का चयन करें। आप इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ऐसे ही हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में। तो यहाँ भी जो पप्पू सिंह प्रजापति, उसकी पुस्तक है त्राइन से पानीपत, और लेकिन इसमें जो त्राइन से पानीपत ये 1526 तक है। और इसके बाद जिसका सेकंड पार्ट अभी मार्केट में आया नहीं है, मुगलकालीन भारत। और ऐसे यदि हम बात करें तो दूसरी साइड पुस्तक है सौरभ चौबे की मध्यकालीन भारत। तो साथियों, यह सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि आप इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। और जो सौरभ चौबे वाली बुक है वो पूरे मध्यकालीन को समेटे हुए है, और जो पप्पू सिंह प्रजापति वाली बुक, इसके 2 पार्ट आएंगे,
फर्स्ट पार्ट तो उत्तरायण से पानीपत, सेकंड पार्ट इसका भी मार्केट में आया नहीं है। तो ये दोनों पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, दोनों पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरा ये मानना है जब तक वो सेकंड पार्ट नहीं आता तब तक आप इस मध्यकालीन भारत सौरभ चौबे को पढ़ें। और ये मैंने जितने भी एग्जामों को अभी फॉलो किया है कि आप यदि प्राचीन भारत की बात करें, यदि मध्यकालीन भारत की बात करें, इन दोनों राइटरों में से किसी भी राइटर को पकड़ते हैं और अच्छे से उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो भाई सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि एक बात साथियों यहाँ बताने ये आवश्यक है कि हमें ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ने, ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा हम एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ें तो हमें ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। और एक बात यहाँ पर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण, ये जितने भी एग्जाम आते हैं, जैसे हम पीजीटी की बात करें, नेट जेआरएफ की बात करें, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। यदि जो बड़े बड़े इतिहासकार सतीश चंद्र उनकी पुस्तक यदि कोई एग्जाम यदि डिस्क्रिप्टिव आता तो वो अच्छी हैं हमें थोड़ा बेस बनाने के लिए। और नहीं तो आप यदि इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, इन दोनों पुस्तकों के बारे में, इन दोनों का अपना अपना फेसबुक है, फेसबुक पेज है, फेसबुक पे इनका ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, यदि आप उनको वहाँ देखेंगे तो हर एग्ज़ाम के बाद दोनों पप्पू सिंह प्रजापति भी और सौरभ चौबे महोदय दोनों ही उनमें अपनी पुस्तकों से स्क्रीनशॉट लेकर पूरी टेबल बना के डालते हैं कि इस एग्ज़ाम में मेरी इस पुस्तक से इतने क्वेश्चन आए। क्योंकि साथियों एक बात महत्वपूर्ण है कि ये पुस्तकें अभी लिखी गई हैं, 2-3 साल के आर बार ही इन पुस्तकों की रचना हुई है। और चाइल्ड पेडागोगी का एक सिंपल सा सिद्धांत है, वो इन पुस्तकों पर भी लागू होता है कि बाद में आने वाला विकास पहले के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो इन दोनों लेखकों ने जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार उनकी पुस्तकों का जो सार है इन दोनों पुस्तकों में समेटने का प्रयास किया है। तो मेरी आपको इन सलाह होगी कि आप प्राचीन भारत में भी इन दोनों में से किसी एक राइटर को पकड़ें और मध्यकालीन भारत में भी इन दोनों में से किसी एक राइटर को आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत क्योंकि काफ़ी वाइड टॉपिक हो जाता है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन और थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो बच्चों को पास करने में कठिनाई होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरी आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप पढ़े शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन और उसके बाद, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और देन आप देख सकते हैं BL ग्रोवर की आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि मॉडर्न में यदि हम देखें बात करें, यदि आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको पलासी से विभाजन से देखने को मिलेंगे। तो साथियों अभी हमने बात की प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की। अब हम बात करेंगे विश्व इतिहास की और इतिहास लेखन की। जैसा मैंने आपको पहले बताया था 3 से लेकर 5 से क्वेश्चन तक विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं, ऐसे ही 4 से लेकर 5 से क्वेश्चन आपके हिस्टोग्राफी से पूछे जाते हैं। लेकिन साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात देने वाली है, आपको इन पुस्तकों के अलावा जो नेट के प्रीवियस ईयर में वर्ल्ड हिस्ट्री या इतिहास लेखन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान देना अति आवश्यक है। आप खुद ही जब उन पिछले सालों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी और इतिहास लेखन में भी काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ हम बात करेंगे विश्व इतिहास की। तो जो अरविंद भास्कर है उसकी पुस्तक को आप ले सकते हैं और हिस्टोग्राफी के लिए ई श्रीधरन की जो पुस्तक है इतिहास लेख, एक पाठ्य पुस्तक आप ले सकते हैं। दोनों पुस्तकें काफ़ी अच्छी हैं, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर के पेपर और क्वेश्चन बैंक, यानी क्योंकि यदि हम आपकी तैयारी यदि अच्छे लेवल की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, तभी तो आप अपनी सटीकता को, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कई बार क्या होता है हमारे जो आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो हमारे अभ्यास की कमी के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने हैं अमर उजाला के आते हैं इतिहास के जो नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इन अमर उजाला में खासियत क्या है कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, देन उसकी व्याख्या होती है। इससे हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके साथ ही हम घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र में है कि जो स्टेट PCS हैं, UPSC है, अलग अलग एग्जाम है, उनमें सब्जेक्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनसे क्या होती है आपको किसी विषय के ऊपर पकड़ ज़्यादा
मजबूत होती है और आपकी तैयारी को चार चांद लग दें, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे टॉपिक वाइज हैं। जैसे हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन, बाद में यदि हम आर्य की बात करें तो आर्यों से रिलेटेड बात है, मौर्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पूरे जितने भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या अलग अलग टीचिंग एग्जाम में यूपीएससी में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ व्याख्या सहित दिया गया है। इसके साथ ही यदि हम क्वेश्चन बैंक की बात करें, क्योंकि जो हमने बात करी अमर उजाला की और घटना चक्र, ये तो हम भाई पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इनके साथ ही यदि हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा से बेहतर करें तो यूनिवर्सल बुक्स का है भारतीय इतिहास। इसमें विषयवार काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास करके हम अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओवरऑल एग्जाम बूस्टर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़े इतिहासकार हैं उनकी पुस्तक यदि हम नहीं पढ़ पाते तो कम से कम हमें ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इनमें हमने शामिल किया है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी मेरा आपको सजेशन है, यदि जो मैंने आपको पुस्तकें सजेस्ट की हैं इन पुस्तकों को पढ़ने से पहले आपने एमए में कुछ पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, लेकिन मेरा ये मानना कि आपको ये पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। पहले आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें यदि आपने मध्यकालीन भारत से आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री की आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि पहले आप मिडिवल हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, देन आप मिडिवल हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी पढ़े, देन आप उसके बाद सौरभ चौबे की बुक को उठाइए। क्योंकि आप ये पाएंगे, क्योंकि हम जो हमारा एमए का सिलेबस होता है और जो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो, क्योंकि जब हम एमए के दौरान पढ़ते हैं तो हमारा फोकस एमए में मार्क्स लेना होता है ज़्यादातर छात्रों का, लेकिन जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं हमारा ज्ञान नहीं भाई, हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं और अपना सिलेक्शन या अपना रिजल्ट पास करना है। तो यहाँ साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी टॉपिक को करने से पहले आप पहले उसको ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ें और न्यू एनसीईआरटी में नई व्याख्याएं दी गई हैं, और लास्ट में आप जो ज्ञानचंद यादव की जो बुक है इतिहास, इसको अवश्य परचेज करें, क्योंकि इस पुस्तक की सबसे अच्छी खासियत है यहाँ इस पुस्तक में तीनों प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत और इसके साथ साथ विश्व इतिहास के भी टॉपिक ऐड हैं। और इस पुस्तक की सबसे अच्छी खासियत यह कि इसमें बिल्कुल चार्ट व मैप के द्वारा समझाया गया है। यदि आप इस पुस्तक को ले खरीदते हैं तो आपको, जैसे हम यदि बात करें मौर्य साम्राज्य, यदि हम ऊपर से बात करें नवपाषाण काल की, तो इसमें पूरा मानचित्र के द्वारा, चार्ट के द्वारा, श्रेणियों के द्वारा दर्शाया गया कि भारत में नवपाषाण काल किस क्षेत्र में था, मध्यपाषाण काल किस क्षेत्र में था, आर्यों की हम बात करें कौन से वेद में क्या है, पूरा एक सारणीबद्ध है। लेकिन हम किसी भी बुक की बात करें तो वहाँ सारणी नहीं बना के दी हुई। यदि हम जैसे मध्यकालीन भारत में यदि हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के जितने सुल्तान थे, एक पेज के ऊपर इसका पूरा एक चार्ट बना हुआ है। क्योंकि कई बार यदि हम प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो हमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 4 सुल्तान आपको दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा इनको क्रम से लगाइए। यदि हमारे सामने कोई ऐसी, इस पुस्तक के अलावा मैंने तो अपने लाइफ में कोई कैरियर में कोई बुक देखी नहीं जिसमें केवल एक ही पेज पे पूरा अच्छे से सभी सुल्तान को दर्शाया गया हो। सौरभ चौबे और पप्पू सिंह प्रजापति वाली बुक में इसको दर्शाने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो ज्ञान इतिहास में दर्शाने का कार्य किया गया है। यदि हम इसके मॉडर्न सेक्शन की बात करें तो कितने गवर्नर जनरल आए, पूरा क्रम वाइज, जैसे आंग्ल मैसूर की युद्ध है पूरे क्रम वाइज, कौन सा हुआ, कौन सी कंपनी आई भारत में, एक ही सारणी, जैसे कितने अकाल आयोग आए, अलग अलग जो शिक्षा की समितियाँ बनी, अलग अलग से जो भी युद्ध हुए हैं, मराठा के साथ आंग्ल मराठा संधि होती हैं, अलग अलग जो भी हमें यहाँ इस के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो साथियों मेरे आपको सजेशन है कि ये पुस्तक आपको अवश्य खरीदनी चाहिए। आपको प्राचीन भारत की, जैसे मैंने आपको 2 पुस्तकें सजेस्ट करी हैं, उसमें से कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत की सौरभ चौबे, और आपको आधुनिक भारत के लिए दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन उसके बाद अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप ज्ञान पब्लिकेशन की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और हमारा बेस अच्छा बने तो उसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी ले सकते हैं। इसके साथ साथियों अब हम बात करेंगे यूट्यूब स्पोर्ट की। जो मैंने आपको 4 चैनल आपको दर्शाए गए हैं, एक तो है इसमें राज्यसभा टीवी, सेकंड है इसमें बीबीसी न्यूज़ हिंदी, थर्ड है इसमें लोकसभा टीवी, और लास्ट में इसमें डी लल्लन टॉप। यदि आप इन 4 चैनलों की प्लेलिस्ट में जाएंगे और इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से संबंधित आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इन चारों यूट्यूब चैनलों पे आपको इतिहास से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सटीक और शोधपूर्ण जानकारी मिलेगी, मेरा दावा है किसी भी और जगह आपको मिल नहीं सकती।
बिल्कुल अलग अलग काफ़ी टॉपिक इसके ऊपर डाले गए हैं। भारतीय यदि हम भवन निर्माण कला की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, मिडिवल हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक की बात करें हम, और साथ ही यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बातें करें और इतिहास के ऊपर पूरा डिस्कोर्स हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको ये जो 4 प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट के रूप में दर्ज कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।